शाम के 5 बज चुके थे। हर दिन की भांति आज भी धर्मदेव बाबू कंपनी में ड्यूटी खत्म करने के बाद घर निकलने की तैयारी में लग गए। तभी 5-10 मजदूरों ने उन्हें घेर कर अपनी अपनी समस्याएं सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने बड़े धैर्य से सुनने के बाद शीघ्र ही समस्या के समाधान का आश्वासन दे दिया। सभी मजदूर उनके आश्वासन मात्र से ही चेहरे पर मुस्कान लिए हुए घर की ओर निकल पड़े। उन लोगों को पक्का विश्वास था, काम अवश्य हो के रहेगा। आखिर क्यों ना हो। पिछले 30 सालों से वे यूनियन के लीडर जो ठहरे, उनकी ईमानदारी, कर्मठता तथा सादगी की मिसाल उस कंपनी में दी जाती थी। जमा पूंजी के नाम पर बैंक बैलेंस लगभग शून्य ही था। हाँ, इसी कमाई के दम पर अपने दोनों बेटों को सरकारी मुलाजिम जरूर बना दिया। पिछले ही साल दोनों बेटों की भी शादी कर दी। एकमात्र बेटी मधु की शादी की चिंता उन्हें सताने लगी। 5 ही साल तो उनके रिटायरमेंट में बचा था। दहेज की लंबी चौड़ी लिस्ट देखकर वे सोच में पड़ने लगे। कभी कभी सोचने के लिए वे मजबूर भी होने लगे। उन्होंने भी तो दोनों बेटों की बगैर दहेज ही शादी की है। आखिर लोग इतने लोभी क्यों हैं। अपने दोनों बेटों पर उन्हें पूरा विश्वास था, मधु की शादी में जरूर मदद करेगा। आज उन्होंने इस बारे में दोनों बेटों से बात करने का फैसला कर ही लिया। गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनते ही बड़ा बेटा नितिन गेट खोलने हर दिन की भांति पहुंच गया। गाड़ी से उतरने के साथ ही छोटा बेटा नवीन गाड़ी को गैरेज में पार्क करने लगा। ड्यूटी का ड्रेस बदले भी नहीं थे। दोनों बहुएं चाय के साथ हाजिर हो गई। सबों का एक साथ मिलकर उस बड़े हॉल में चाय पीना तथा पारिवारिक बातें करना डेली शाम का रूटीन था। आज चाय पीते समय धर्मदेव बाबू कुछ टेंशन में दिख रहे थे। नितिन ने तुरंत भांप लिया, क्या बात है बाबूजी, टेंशन में दिख रहे हैं? नवीन भी पीछे से वही प्रश्न दोहरा दिया। मधु की शादी वाली चिंता बाबूजी ने दोनों बेटों तथा बहुओं के साथ साझा कर दी। उन्होंने उस शादी में लगभग 20 लाख खर्च होने की बात बताई। हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। दोनों भाई अपने अपने गृह मंत्रालय की ओर देखने लगे। इस तरह की उम्मीद बाबूजी को कदापि न थी। वे स्थिति को तुरंत भांपते हुए बोले, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, तुम लोग चिंता न करो। सोचता हूँ VRS ही ले लूँ, लगभग 40 लाख रुपया मिलेगा। तभी बड़ी बहू बोल पड़ी, हाँ पिताजी, इनका 60,000 ही तो वेतन है, कहाँ से बचेगा। छोटी बहू भी इसी तरह का उत्तर देकर बाबूजी के VRS वाले फैसले को दिल से सराही। दोनों बेटों ने भी VRS स्कीम की सराहना की। चाय खत्म होने के बाद बैठक भी खत्म हो गया। बाबूजी अपनी जिंदगी में कभी भी छल प्रपंच का सहारा नहीं लिए थे, इसलिए वे इस शब्द के वास्तविक अर्थों से अनजान ही थे। बाबूजी इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचे बिना VRS के लिए आवेदन कर दिए। अगले दिन शाम 6 बजे के करीब एक बार फिर चाय का दौर शुरू हो गया। आज सभी बाबूजी को ताके जा रहे थे। आज बाबूजी ने उस बारे में कोई भी चर्चा नहीं चलाया, बाकी इधर उधर की ही बातें की। आज रात बाबूजी के सोते ही उसी चाय वाली टेबल पर उन चारों की बैठकें शुरू हो गई। बड़ी बहू ने बैठक में एक अहम सुझाव दी। बाबूजी को मिलने वाले 40 लाख रुपये में 20 लाख शादी में खर्च होने के बाद बाकी बच्चे हम लोग 10-10 लाख आपस में बांट लेंगे। रहा बात बाबूजी की, तो हम लोग 6-6 महीने के हिसाब से उनको एडजस्ट कर लेंगे। बाकी तीनों को भी यह प्रस्ताव काफ़ी पसंद आया। ध्वनि मत से यह प्रस्ताव पास हो गया। अगले दिन से बाबूजी के आप भगत में काफ़ी उछाल आ गया। बाबूजी मन ही मन सोचने लगे, शायद पिछले जन्म में ज़रूर अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो इतनी अच्छी बहुएं एवं बेटा मिला। आज VRS वाली फाइल क्लियर होते ही बाबूजी के खाते में 40 लाख रुपया आ गया था। बाबूजी ने मधु की शादी में कोई कोर कसर न छोड़ी। सरकारी दामाद जो मिला, पानी की तरह पैसे बहाए। दहेज देने में भी ढिलाई न की। उधर दोनों बहुएं भी कहाँ पीछे रहने वाली ठहरी। ज्वेलरी शॉप से लगभग 5-5 लाख रुपये की ज्वेलरी 1 महीने की क्रेडिट पर उधार ही ले ली थी। दोनों भाइयों ने भी शादी के नाम पर अपने लिए 40-40 हज़ार का ड्रेस खरीद लिया।
दोनों बहुएं ने अपनी अपनी छोटी बहन को भी शादी देखने बुला ली। छोटी बहनों की भी स्वागत में कोई कोर कसर न छोड़ी गई। ड्रेस के साथ साथ एक एक ईयर रिंग भी उधारी ही दिला दिया गया। पूरे गांव भर में उस शादी की चर्चा हुई। हर कोई तारीफें करते नहीं थकता। आज मधु विदा होकर चली गई। बाबूजी को चाय पीने का जरा भी मन नहीं था, फिर भी जबरदस्ती सालों से चली आ रही उस परंपरा को निभाने बैठ गए। तभी उन चारों में नेता बनकर उभरी बड़ी बहू बोली, बाबूजी कितने रुपये खर्च हुए? तभी बाबूजी बोले, रुपये की छोड़िए, शादी पसंद पड़ा कि नहीं? तभी छोटी बहू बोली, शादी तो ठीक ही हुई, लेकिन रुपया का हिसाब हो जाता तो अच्छा रहता। दोनों बेटों ने भी हाँ में हाँ मिलाया। ठीक है, 2-3 दिन थकान मिटाने दो, फिर बैठकर हिसाब किताब भी देख लेंगे। पता नहीं अब चाय का दौर नीरस सा लगने लगा था। आज रात बड़ी बहू नितिन को काफ़ी खरी खोटी सुनाई। बाबूजी से हिसाब क्यों नहीं करवाते? कपड़ा तथा ज्वेलरी वालों का कुल 6 लाख रुपया उधारी भी तो चुकाना है। कल जो भी हो, हिसाब करके अपने हिस्से का रुपया बाबूजी से मांग लो। लगभग इसी तरह की डांट छोटी बहू ने भी नवीन को सुनाई। आज रात बाबूजी जरा भी नहीं सोए। हिसाब किताब करने में ही रातें बीत गई। सुबह के 8 बजने वाले थे, लेकिन बाबूजी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। आज तो हिसाब किताब करवा के रहूँगा। दोनों भाई बातें करते करते बाबूजी के कमरे में पहुँच गए। बाबूजी तो नहीं मिले, लेकिन बेड पर शादी के कुल खर्चे का हिसाब किताब वाला बिल एक कागज़ पर लिखा मौजूद था। VRS से आई रकम 40 लाख। शादी के मद में कुल खर्चा 39,50,000। बची रकम 50,000। बची रकम का प्रयोग 4 धामों की यात्रा के लिए। उस कागज़ के नीचे लिखा था, मेरी चिंता न करना, 4 धामों की यात्रा के बाद PF वाली जमा राशि से ज़िंदगी कहीं भी गुजार लूँगा। और हाँ, शादी से पहले ही मधु ने तुम सभी की कारगुजारी मुझे बता दी थी, इसीलिए तो समय रहते मैं चेत गया। मधु ने भी जाते वक्त अपने साथ ही रहने की कसम दे रखी है। देखते हैं क्या करना है। चिट्ठी पढ़ते ही दोनों भाइयों की चीखें निकल गई। चीख सुनते ही दोनों बहुएं भी भागते भागते पहुंच गई। चारों एक दूसरे का मुंह देखे जा रहे थे। कुछ देर बाद दोनों भाई 6-6 लाख रुपये के लोन का आवेदन देने बैंक की ओर रुख कर गए थे। श्रोताओं, यह कहानी कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा। हम लोगों को इस हकीकत से नज़रें चुराना नहीं, बल्कि मुकाबला करना होगा। इसलिए हर किसी को समय रहते सजग हो जाना चाहिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। अपना तथा अपनों का अवश्य ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।